बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं मिस सुमेरा यूनुस और मैं आपको पढ़ाऊँगी जियोग्राफ़ी 8th क्लास। आपको पता है जियोग्राफ़ी में हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 3 का कुछ काफ़ी हद तक चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आज बेसिकली हम जो पढ़ेंगे वो हम ओशन फ्लोर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओशंस एंड सी के बारे में पढ़ें। ओशन सरफेस के बारे में हमने काफ़ी हद तक पढ़ लिया। जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने पहले तो जो वर्ल्ड फेमस मतलब जो सबसे बड़े ओशंस हैं 5 उनको हमने पढ़ा, ठीक है। फिर हमने ओशन सरफेस के बारे में पढ़ा कि जो डिफरेंट सरफेस के डिफरेंट नेम हैं और वो किस वजह से हैं, वो तमाम चीज़ें हमने लास्ट के लेक्चर में डिस्कस की। आज के लेक्चर में हमने ओशन सरफेस नहीं बल्कि ओशन फ्लोर के बारे में पढ़ना है। अच्छा, इस ओशन फ्लोर के पढ़ने से पहले ओशन फ्लोर जो हम पढ़ेंगे कन्फिगरेशन ऑफ ओशन फ्लोर, ठीक है। कन्फिगरेशन होता है कि तरतीबवार जो उसकी डिफरेंट आप जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपकी अर्थ है बेटा, अर्थ है तो आपकी अर्थ सरफेस की जो डिवीजन हुई है वो एक जैसी नहीं हुई है। कहीं पे आपके माउंटेन्स मिलेंगे, कहीं पे आपको प्लेन एरियाज मिलते हैं, कहीं पे आपको प्लेट्यूज मिलते हैं, कहीं पे आपको कोस्टल एरियाज मिलते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो आपका ओशन फ्लोर है उसकी भी एक जैसी सरफेस नहीं है। वहाँ पे भी कुछ जो हैं डीपेस्ट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में है एरियाज़ हैं, कुछ जो हैं वो थोड़ा सा ऊपर हैं, जैसे हमारे प्लेट्यूज होते हैं, मतलब थोड़ा सा हाइट पर हैं और ऊपर से प्लेन है, ठीक है। उस तरह से कुछ जो हैं वो बिल्कुल ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ एंड ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ कुछ जो हैं वो बिल्कुल आपके बाहर आ जाते हैं, ओशन फ्लोर से बाहर आ जाता है कुछ सरफेस एरिया, कुछ एरिया जो ओशन का जो कि आइलैंड वगैरह बनाता है। जैसे कि आपको डिफरेंट अब पूरी दुनिया में डिफरेंट आइलैंड जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो ये वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से कुछ एरिया जो होता है वो बाहर आ जाता है, ओशन सरफेस से बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से खैर अब जो है हमने ओशन फ्लोर के बारे में पढ़ना है। इधर मैंने थोड़ा सा ओशन फ्लोर की पिक्चर बना के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। आई होप कि आपको समझ आ जाएगा। जैसे बेटा ओशन सरफेस के साथ ही आपको पता है जो ओशन सरफेस है वो कॉन्टिनेंट के साथ होती है। ये कॉन्टिनेंट है और ये जो है ये कॉन्टिनेंट का पार्ट ही है, ठीक है। ये कॉन्टिनेंट का पार्ट है, लेकिन ये अब समुद्र के जो ओशन के अंदर जा चुका है, इसको हम क्या करेंगे, कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहेंगे। बेटा ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ओशंस। अब कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसमें, ये बिल्कुल सरफेस ऑफ ओशन के नियर है, वो जेंटल सी स्लोप है, ठीक है। और ये जो जेंटल स्लोप है ये यहाँ पे आपको लाइक माइनिंग जो आपकी इस तरह की मिनरल्स वगैरह और माइनिंग यहाँ से होती है और यहाँ पे फिशिंग का जो होती है, फिशिंग जो आप फिशेस हासिल करते हो वो इस एरिया से हासिल करते हो जो आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। और ये जो है वो बहुत जेंटल सी स्लोप है, ठीक है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं है। अभी कॉन्टिनेंटल शेल्फ की जो ऑलमोस्ट ये इंक्लाइनेशन है, ये इंक्लाइनेशन 0.5 to 1 जो मिड इसकी है 0.1 to 1 इसकी इंक्लाइनेशन है, ठीक है। उसके अलावा है ये बहुत जो फिशिंग के लिए, फिशिंग के बिजनेस के लिए, और वो बाकी ये पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से भी बहुत है। जो आपका मैरीटाइम बॉर्डर मतलब कि जो आपका समुद्री बॉर्डर है वो भी आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ में ही मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा इधर मैं इसको रीड कर लेती हूँ ताकि आपको साथ समझ आ जाए। इसमें है कि द शैलो पार्ट ऑफ अ सी विच लाइज एडजेसेंट टू द कोस्टल एरिया, वो कहता है शैलो पार्ट। शैलो पार्ट होता है जो ज़्यादा गहरा नहीं होता। शैलो पार्ट कौन सा होता है, जो ज़्यादा गहरा नहीं होता, इसकी बिल्कुल जेंटल सी स्लोप है, डेप्थ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो वो कहता है शैलो पार्ट ऑफ सी के समुंदर का बिल्कुल शैलो पार्ट होता है जो ज़्यादा गहरा नहीं होता, एडजेसेंट टू द कोस्टल एरिया, जो आपके साहिली इलाके हैं उनके साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। इस कॉल्ड कॉन्टिनेंटल शेल्फ। दिस पार्ट ऑफ ओशन एज वाइटल इंपॉर्टेंट फ्रॉम द जियोग्राफी। अब इस पार्ट ऑफ ये जो ओशन का ये पार्ट है इसकी बहुत ज़्यादा जियोग्राफिकली इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आपको जो ये माइनिंग, फिशिंग, ये तमाम चीज़ें जो हैं इस पार्ट से आपको जो है हासिल होती हैं। उसके अलावा
जो कंट्री मैरीटाइम बॉर्डर वगैरह इस तरह से, वो कहता है ट्रेड रूट, जो आपकी तजारत होती है वो भी कॉन्टिनेंटल शेल्फ के थ्रू ही होती है। ट्रेड रूट एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिपेंड फ्रॉम कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद ये लाइट सा राइज आएगा, लाइट सा राइज आएगा और उसके बाद एक स्टीप स्लोप होगी। अब जो ये लाइट सा राइज आया और उसके बाद स्टीप, इसको कॉन्टिनेंटल राइज कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? कॉन्टिनेंटल राइज कहेंगे। अब इसको कॉन्टिनेंटल राइज क्यों कहते हैं? कॉन्टिनेंटल राइज का जस्ट इतना सा काम होता है कि ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ और कॉन्टिनेंटल स्लोप को एक दूसरे से डिफरेंट मतलब अलग करता है। जो कॉन्टिनेंटल एज है, मतलब कॉन्टिनेंटल शेल्फ का एज है, जो कॉन्टिनेंटल राइज है उसका बस इतना ही काम है कि वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ और कॉन्टिनेंटल स्लोप को जो है वो अलग करता है। अब ये कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या है? कॉन्टिनेंटल स्लोप काफ़ी स्टीप स्लोप होती है, काफ़ी डेप्थ में होती है और ये बिल्कुल समुंदर की गहराई के साथ जाके अटैच होती है। ठीक है, तो ये काफ़ी गहरी होती है। ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है वो जेंटल स्लोप है, जबकि जो कॉन्टिनेंटल स्लोप है वो स्टीप स्लोप है। अब स्टीप स्लोप होता है बहुत ज़्यादा डेप्थ, देखो वो कितनी लाइट सी डेप्थ है और ये बिल्कुल काफ़ी गहरी है। ठीक है, बल्कि ये जाके इधर डेप्थ के साथ जो है वो अटैच होती हैं इसके साथ। कॉन्टिनेंटल राइज जो कॉन्टिनेंटल स्लोप जो है वो इधर होती है। अब इधर से फिर कॉन्टिनेंटल राइज हुआ, ठीक है, हल्का सा राइज आता है और फिर इसके बाद जो है वो काफ़ी डेप्थ वाला एरिया आ जाता है जिसको आप क्या बोलते हो? ट्रेंचेस बोलते हो। ये ओशन फ्लोर, ये ट्रेंचेस जो होते हैं इज द डीपेस्ट एरिया ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये सबसे डेप्थ वाला एरिया होता है, लोएस्ट एरिया होता है अर्थ का और इट इज़ अ डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द ओशन फ्लोर। और जो ट्रेंचेस होते हैं यहाँ तक तो कहते हैं सन रेज यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, ये इतना गहराई में होता है कि यहाँ पर सन रेज जो हैं वो नहीं पहुँच पाती। इसके बाद ट्रेंचेस के बाद आपका फिर एक वॉल्केनिक इरप्शन या कुछ इस तरह के आपके समुंदर के अंदर भी, तो आपने जब पैसिफिक ओशन और डिफरेंट ओशन पढ़े थे तो आपने पढ़ा था कि जो पैसिफिक ओशन है उसके जो एजेस होते हैं उनके नीचे जो है वो वॉल्केनिक जो मैग्मा वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा जो मोल्टन मैटर है वो काफ़ी आतिफिशा मादा काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। तो वो कभी जो होता है उसकी इरप्शन, जब वॉल्केनिक इरप्शन होती है तो जो इसका कुछ पार्ट जो होता है वो सरफेस ऑफ ओशन के सरफेस पे आ जाता है, ऊपर आ जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? वो आइलैंड वगैरह बनाता है, उसको हम ओशनिक माउंटेन्स भी कहेंगे। इसके अलावा जो इसका एक पार्ट होता है जो ग्योट्स, ये आपकी बुक में तो नहीं है लेकिन आपको बताऊं कि ग्योट्स जैसे कि अर्थ सरफेस में प्लेट्यूज होते हैं इसी तरह से बिल्कुल ग्योट्स भी होते हैं। ग्योट्स क्या होते हैं? ये भी एक सरफेस समुंदर के सरफेस का एक पार्ट है जो कि वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से ऊपर को जाता है, लेकिन ये समुंदर से बाहर नहीं निकलता, ये समुंदर के अंदर ही होता है, लेकिन ये थोड़ा हाइट पर होता है और इसकी एक फ्लैट सरफेस ऊपर, जस्ट लाइक अ प्लेट्यूज। प्लेट्यूज की भी यही क्वालिटीज़ होती है कि उसमें माउंटेन्स और प्लेन एरियाज दोनों की क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। माउंटेन्स की तरह हाइट होती है और प्लेन एरियाज की तरह क्या होता है? ऊपर से फ्लैट होता है। इसी तरह से जो ये हमारा ओशन फ्लोर है इसमें भी एक जगह, कुछ इस तरह के भी जगह हमें मिलती हैं कि जो क्या होती हैं, जो थोड़ा हाइट पे होती हैं और ऊपर से प्लेन होती हैं, लेकिन वो ओशन सरफेस से बाहर नहीं होती, वो ओशन सरफेस के अंदर ही होती हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम ग्योट्स बोलते हैं। ठीक है, ग्योट्स के बाद हमारा जो लास्ट पार्ट है वो एब्सेकल। एब्सेकल जो होता है वो बिल्कुल लेवल एरिया होता है और हमारा जो ओशन फ्लोर का 75% एरिया होता है वो जस्ट लाइक अ एब्सेकल्स। ठीक है, ये वो तकरीबन 75 जो एब्सेकल प्लेन, मतलब कि
हमारे ओशन फ्लोर में जो सरफेस है, मतलब फ्लोर है, ओशन फ्लोर जो है वो डिफरेंट तरह का है। मतलब उसमें मैंने आपको बताया है कि कुछ कॉन्टिनेंटल शेल्फ पाए जाते हैं, कुछ कॉन्टिनेंटल स्लोप एरिया है, कहीं पे कॉन्टिनेंटल राइज आ रहा है, कहीं पे ट्रेंचेस है, ठीक है, कहीं पे मैंने कहा कि ओशियानिक माउंटेन बन रही हैं जो कुछ ऊपर आ जाती है ओशन सरफेस से, कुछ ग्योर्ड्स है और कुछ एब्सेकल्स है। और जो एब्सेकल प्लेन है वो 75% फ्लोर जो है ओशन का वो एब्सेकल ज़मीन के प्लेन है, ठीक है। तो ये जो थी ये मैंने ओशन फ्लोर के बारे में कुछ चीज़ें आपको बताई। अब हम आपके बुक से जो है इसको रीड करेंगे और उसके साथ में आपको एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। है कॉन्टिनेंटल शेल्फ मैंने आपको बताया है कि कॉन्टिनेंट होता है, कॉन्टिनेंट को कुछ पार्ट जो है जब ओशन के अंदर चला जाता है तो उसको हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। जो जेंटल स्लोप वाला एरिया जाता है तो उसको हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। जिसमें स्टीप स्लोप आ जाती है, मीन के ज़्यादा स्लोप आ जाती है, तो वो बिल्कुल जो है वो ओशन की जो डेप्थ है उसके साथ जाके अटैच हो जाता है, तो वो एरिया हमारा कॉन्टिनेंटल स्लोप कहलाता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा राइज होता है। अब राइज कैसे होता है ये बात मैंने थोड़ी समझाना है। बेटा जब कॉन्टिनेंटल स्लोप हो रही होती है तो मैंने आपको बताया वो बिल्कुल स्टीप में जो डेप्थ में जा रही होती है सरफेस, तो उससे क्या होता है, उससे इरोजन होती है, ठीक है। इरोजन का प्रोसेस होता है। इरोजन के प्रोसेस की वजह से कुछ टूट फूट होती है, ठीक है। और जब नीचे जाके वो कुछ डेप्थ में जाके वो डिपोजिशन होती है मटेरियल की, कुछ मटेरियल जमा होना शुरू हो जाता है, तो थोड़ा सा वो एरिया जो होता है वो थोड़ा सा राइज पे जाता है, जिसको कॉन्टिनेंटल राइज कहते हैं, ठीक है, डिपोजिशन की वजह से। और फिर उसके बाद जो होता है बहुत बड़ी डेप्थ आ जाती है जिसको ट्रेंचेस बोलते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ रीडिंग के साथ। अच्छा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ मैंने आपको बता दिया। कॉन्टिनेंटल स्लोप के बारे में हम पढ़ेंगे। ये वाला एरिया जो है यहाँ से यहाँ तक, इसके बारे में पढ़ने लगी हूँ। द जेंटल स्लोपिंग कॉन्टिनेंटल शेल्फ, वो कहता है इसके बारे में, कहते हैं जेंटल स्लोपिंग कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड, यहाँ पे उसका एंड होता है एट अ स्टीप स्लोप वी डिसेंड इनटू द डीप ओशन डिसेंट्स। अच्छा, वो कहता है जैसे ही जेंटल स्लोप का एंड होता है तो आपकी स्टीप स्लोप जो कि बहुत डेप्थ में होती है, जो गहराई में जाती है, वो स्टीप स्लोप जो होती है वो जो है वो शुरू हो जाती है, जो कि समुंदर की गहराई के साथ जाके मिलती है। दिस इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल स्लोप। आगे है सबमरीन ट्रेंचेस एंड कैनॉन्स। अब सबमरीन ट्रेंचेस और कैनॉन्स क्या होते हैं, वो कहता है द कॉन्टिनेंटल स्लोप मर्ज इनटू द डीपेस्ट पार्ट ऑफ ओशन। वो कहता है ये स्लोप जो है ये डीपेस्ट पार्ट क्या है, ये जिसको ट्रेंचेस बोलते हैं, ये मर्ज हो जाता है, इसके साथ मिल जाता है, ठीक है। वो कहता है कि कॉन्टिनेंटल स्लोप जब मर्ज होता है डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन, ठीक है, कि कॉन्टिनेंटल स्लोप जो है वो मर्ज होना, कि उसके साथ मिल जाना, मिक्स हो जाना, ठीक है। तो वो कहता है कि कॉन्टिनेंटल स्लोप मर्ज इनटू द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन विच कंप्राइज ऑफ नैरो एंड डीप वी शेप। ये देखो जो कि बिल्कुल नैरो होता है, मतलब ज़्यादा खुला नहीं होता, तंग जो होता है, और वी शेप जो है वो इसकी कैनॉन्स कॉल्ड ट्रेंचेस। दीज ट्रेंचेस डिसेंड्स अप टू 10 किलोमीटर अंडर वाटर, और ये पानी के अंदर तकरीबन 10 किलोमीटर, ठीक है, होती हैं, जो उससे सरफेस सपाट होती है उससे तकरीबन 10 किलोमीटर जो है वो अंदर बनी होती हैं, और ये इतनी ज़्यादा डेप्थ में होती हैं कि यहाँ तक आपकी सन रेज भी नहीं पहुँच पाती। अब ओशियानिक रिजेस बेटा ये वाली होती हैं, ये ग्योर्ड्स एंड ओशियन माउंटेन्स जो कि वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से होती हैं, ठीक है। वो कहता है द सेंट्रल पोर्शन ऑफ ओशन इज यूजुअली कंप्राइज्ड ऑफ वास्ट अनड्यूलेटिंग प्लेन। वो कहता है कि जो ये सेंट्रल पोर्शन है, हमने अभी इसके इस साइड पे पढ़ा, अब वो सेंटर के पोर्शन, ओशन के सेंटर की बात कर रहा है कि ओशन का जो सेंटर होता है वो इज यूजुअली कंप्राइज ऑफ वास्ट ड्यूलेटिंग प्लेन, के मैक्सिमम पार्ट तो प्लेन होता है, लेकिन द पार्ट एज एन एवरी डेप्थ ऑफ 4500 to 6000 मीटर
और इस पार्ट की जो एवरेज डेप्थ है, मतलब गहराई है, वो 4500 to 6000 मीटर है। वॉल्केनोज आर आल्सो फाउंड इन दिस पार्ट, ठीक है, वॉल्केनोज जो है इस पार्ट में मौजूद होते हैं, और वॉल्केनोज आर आल्सो फाउंड इन दिस पोर्शन इन अ सीरीज ऑफ नॉन एंडिंग लॉन्ग रिजेस। दिस इज कॉल्ड मिड ओशियानिक रिजेस formed by the eruption of magma at divergent plate boundary, ठीक है। तो ये वो कहता है कि दिस इज कॉल्ड अ मिड ओशियानिक रिजेस, इसको मिड ओशियानिक रिजेस कहते हैं, और इन ओशियानिक की वजह से वॉल्केनिक जो आपके वॉल्केनोज हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। तो वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से ये पार्ट ऊपर को जब जाता है तो ओशियानिक माउंटेन्स बनती हैं, जिससे आइलैंड भी बनता है, और इसके अलावा कुछ बाहर सरफेस ऑफ ओशन से बाहर तो नहीं निकलता, लेकिन ओशन में हाइट पे ये पार्ट भी चला जाता है, जिसे ग्योट्स कहते हैं, ठीक है। दिस इज मिड ओशियानिक फॉर्म बाय द इरप्शन ऑफ मैग्मा एट अ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। जी बेटा, ये था हमारा टॉपिक जो आज हमने डिस्कस करना था, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओशियानिक फ्लोर के। ओशियानिक फ्लोर को तरतीब से हमने डिस्कस करना था कि इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। इसमें मेन जो पार्ट्स हैं वो आपके कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है, जो कि जेंटल स्लोप, उसके बाद हमने कॉन्टिनेंटल स्लोप जो कि स्टीप स्लोप, जो कि बहुत ज़्यादा स्लोप होती है, जेंटल स्लोप जो कि कम गहरा डेप्थ होती है, स्टीप स्लोप जो कि बहुत ज़्यादा होती है, और जो हमारी स्टीप स्लोप है जो कि कॉन्टिनेंटल स्लोप है। पहले मैं आपको पार्ट डिस्कस कर दूँ। वन इज़ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, सेकेंड इज़ कॉन्टिनेंटल स्लोप, एंड थर्ड वन इज़ ट्रेंचेस, ठीक है, और उसके बाद हमारी हो जाती हैं ओशियानिक रिजेस आ जाती हैं। अब जो आपकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ है इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ओशन फ्लोर। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि जो आपकी फिशिंग होती है, जो माइनिंग होती है, वो इसी के लिए होती है। पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से भी ये इम्पॉर्टेंट है, जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमारी जो बाउंड्री लाइन है, वो हमारी जो समुद्री बाउंड्री लाइन है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में भी मौजूद होती है। हमारी जो ट्रेड होती है, सी रूट ट्रेड जो हमारी होती है, वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ से ही होती है। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंस हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जैसे ही ख़त्म होता है तो उसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है कॉन्टिनेंटल जो कॉन्टिनेंटल स्लोप शुरू हो जाता है, जो कि काफ़ी डेप्थ में होता है, और ये जाके अटैच होता है डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन। ओशन के सबसे डीपेस्ट पार्ट जो कि ट्रेंचेस हैं उनके साथ जाके मिलता है। ट्रेंचेस मैंने आपको बताई काफ़ी डेप्थ में ओशन का पार्ट होता है, और उस तक तो हमारी सन रेज तक भी नहीं पहुंच पाती, ठीक है। उसके बाद फिर जो है हमारा शुरू हो जाता है ओशियानिक रिजेस स्टार्ट हो जाती हैं। ओशियानिक रिजेस में हमारे वॉल्केनिक वो मैक्सिमम एरिया उसका प्लेन होता है, लेकिन उसमें हमारे वॉल्केनोज भी पाए जाते हैं। वॉल्केनो इरप्शन की वजह से उसकी सरफेस में जो है वो चेंज, फ्लोर में जो है वो चेंज आता रहता है। वो कुछ पार्ट उसका ऊपर आ जाता है, ओशियानिक फ्लोर से बाहर आता है। तो बाहर आने की वजह से क्या होता है कि उसकी आइलैंड वगैरह बनाता है और ओशियनिक माउंटेन्स वगैरह बनाता है। कुछ पार्ट जो होता है वो सरफेस ऑफ ओशन से बाहर नहीं आ पाता, ओशन के अंदर ही रहता है, लेकिन थोड़ा हाइट पे चला जाता है। ऊपर का पार्ट उसका प्लेन होता है, जिसको ग्योट्स बोला जाता है, गॉयट्स बोला जाता है, ठीक है। ये जस्ट लाइक अ प्लेट्यूज, जो सरफेस ऑफ अर्थ में प्लेट्यूज जिस तरह का होता है बिल्कुल इसी तरह का होता है। तो फिर हमने एब्साइकल प्लेन पढ़ा कि हमारा जो 75% ओशन फ्लोर है वो बिल्कुल फ्लैट है, प्लेन है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने ओशियानिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओशियानिक फ्लोर के बारे में पढ़ी, ठीक है। इससे रिलेटेड जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। इससे रिलेटेड हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है कि इनटू हाउ मेनी पार्ट्स इन द लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है कि इनटू हाउ मेनी पार्ट्स इज द ओशन फ्लोर डिवाइडेड, ठीक है। कितने पार्ट हैं जिसमें ओशन फ्लोर को हमने डिवाइड किया। लाइक द अर्थ द सरफेस ऑफ ओशन फ्लोर इज नॉट यूनिफॉर्म एज वेल, द अनड्यूलेटिंग ओशन फ्लोर इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट। इसमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, सबमरीन ट्रेंचेस, ओशन बेसन एंड मिड ओशियानिक रिजेस, ये तमाम चीज़ें इसमें दी हैं लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 में। और उसके अलावा लॉन्ग
अच्छा, व्हाट इज़ वेव हाइट्स। इसमें जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो हमारे हैं 6 to 10। जी बेटा, ये मैं थोड़ी सी डायरी वर्क आपको देती जाऊँ। डायरी वर्क में हमारा है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 आज के टॉपिक से रिलेटेड था। ठीक है, ये आपने याद करना है। उसके अलावा एमसीक्यूज हमारे होंगे। एमसीक्यूज हम दे देते हैं 10 to 15 एंड शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे होंगे ऑलमोस्ट 5 to 10। जी जी बेटा, ये है हमारी डायरी। इसमें हमने कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओशन फ्लोर पढ़ा है। ओशन फ्लोर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक था, लेकिन आप इसको अगर अंडरस्टैंड करके करेंगे तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा इसको करना। और आप लोग के पेपर्स होने वाले हैं, अपने पेपर्स की बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन करें। लेक्चर्स को जो है वो बड़ा गौर से सुने, उसको अंडरस्टैंड करें। ठीक है, उसके बाद जो भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाते हैं उन लॉन्ग क्वेश्चन को लिख के अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके जो है वो याद करें, ताकि आपका काम जो है वो अच्छी तरह से हो जाए। ठीक है, तो ये आपका याद करने का ये वे होना चाहिए कि आपने याद किया, पहले तो अंडरस्टैंड करना है, पहले समझना है। ऐसे नहीं कि आपको पता ही नहीं है कि ये ओशियानिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओशियानिक फ्लोर है क्या। ठीक है, इन चीज़ों का आपको पता ही नहीं, आप ऐसे ही रट्टे लगा रहे हैं। आपको अगर चीज़ों का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो आप उसको लर्न नहीं कर पाओगे। तो स्पेशली ज्योग्राफी को पहले अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें, उसे समझें। जब आप उसको समझ लेंगे तो फिर आप लोग ऐसा करें कि इनको याद करके लिखा करें। ठीक है, याद करके एक दफ़ा लिखेंगे तो अगर कुछ मिस्टेक निकलती हैं उसको चेक करके दूसरी दफ़ा लिखें, क्योंकि आपके जो टर्म इसके बाद जो आपके स्कूल रीओपन होंगे तो हम लोगों ने आगे जो है सेकंड टर्म आपको पढ़ाना है, फर्स्ट टर्म नहीं पढ़ाना। तो फर्स्ट टर्म से रिलेटेड आपके पेपर्स होंगे जो आपको हर हाल में जो है उनमें अच्छे मार्क्स लेने होंगे, क्योंकि आपके टीचर्स ने बहुत मेहनत की हुई है, आपको बहुत अच्छी तरह से लेक्चर डिलीवर किए हुए हैं। तो आप लोगों को इनसे जो है बेनिफिट लेना चाहिए। ठीक है, ओके बेटा, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। स्टे सेफ, स्टे होम। अल्लाह हाफिज़।